सल्तनतकालीन शासकों में तुगलक शासकों के इतिहास के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे कि गयासुद्दीन तुगलक और गयासुद्दीन तुगलक के बाद मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन इतिहास के बारे में हम लोग जान रहे थे कि मोहम्मद बिन तुगलक की जो नवीन योजनाएं थी। मोहम्मद एक विलक्षण प्रतिभा का शासक था। वह जनहित एवं राज्य की समृद्धि के लिए सदैव नई योजनाएं बनाता रहता था। इतिहासकार बर्नी ने सुल्तान की 5 नवीन योजनाओं का उल्लेख किया है, जिसमें मुख्य थे दोआब में राजस्व की वृद्धि, देवगिरी को राजधानी बनाना, सांकेतिक मुद्रा जारी करना और खुरासान व कराजाल पर आक्रमण की योजना। यद्यपि सुल्तान ने निष्ठापूर्वक इन योजनाओं पर अमल किया, परंतु ये सारी योजनाएं अनेक कारणों से विफल हो गई। तथापि इन योजनाओं का महत्व कम नहीं हो जाता। राजधानी का परिवर्तन महमूद बिन तुगलक के राज्यकाल की एक प्रमुख घटना है। राजधानी का परिवर्तन गद्दी पर बैठने के पश्चात सुल्तान ने दिल्ली के स्थान पर दौलताबाद देवगिरी को राजधानी बनाने का निश्चय किया और दौलताबाद को राजधानी बनाने के अनेक कारण थे। दौलताबाद साम्राज्य के केंद्र में स्थित था। उत्तर पश्चिमी सीमा से दूर होने के कारण दिल्ली जैसा इस पर मंगोलों के आक्रमण का भी भय नहीं था। यद्यपि कुछ इतिहासकारों ने यह आरोप लगाया है कि सुल्तान ने दिल्ली और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों के निवासियों से प्रतिशोध लेने के लिए राजधानी परिवर्तन की योजना बनाई। मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन इतिहासकार इब्ने बतूता का कहना है कि सुल्तान दिल्ली के निवासियों से क्रुद्ध हो गया था, क्योंकि वे उसे गालियों से भरा हुआ पत्र प्रतिदिन लिखते थे। इसलिए क्रुद्ध हो में सुल्तान ने दिल्ली को उजाड़ने का निश्चय किया और इसामी का भी मानना है कि सुल्तान दिल्ली निवासियों से क्रुद्ध होकर उनके वहां से निकलना चाहता था, परंतु ये तर्क बेबुनियाद है। वस्तुतः मोहम्मद तुगलक राजधानी परिवर्तन के द्वारा दक्षिण पर प्रभावशाली प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित करना चाहता था। डॉक्टर मेहदी हसन के अनुसार दक्षिण में मुसलमानों की कमी के कारण देवगिरी को राजधानी बनाने की योजना बनाई गई। दक्षिण, जो दिल्ली सल्तनत का अंग बन चुका था, अभी भी असुरक्षित था। इसलिए वहाँ एक शक्तिशाली केंद्र का होना आवश्यक था। साथ ही सुल्तान दक्षिण में मुस्लिम संस्कृति को भी विकसित करना चाहता था। हबीब और निज़ामी का मत है कि आर्थिक और राजनीतिक कारणों से प्रेरित होकर सुल्तान ने राजधानी परिवर्तन की योजना बनाई। अतः यह योजना सुल्तान की राजनीतिक सूझ का परिचायक है, न कि उसकी मूर्खता का। इस योजना को मूर्त रूप देने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए। दिल्ली से दौलताबाद के मध्य 2 मील की दूरी पर विश्रामालय बनाए गए और यात्रियों की सुविधा का प्रबंध किया गया। 1326 ईस्वी में दिल्ली वासियों को दौलताबाद जाने का आदेश हुआ
बरनी और इब्ने बतूता के अनुसार दिल्ली के सारे निवासी राजधानी छोड़कर चले गए, परंतु प्रोफेसर सतीश चंद्र का मत है कि दिल्ली के सारे निवासियों को नहीं हटाया गया, बल्कि सिर्फ सैनिक और प्रशासनिक अधिकारी तथा सूफी संत ही दौलताबाद गए। एल्फिस्टन के अनुसार भी शाही टकसाल दिल्ली में ही बना रहा। 1327 से 1328 ईस्वी के दो संस्कृत अभिलेखों से भी ज्ञात होता है कि सभी लोग दिल्ली छोड़कर नहीं चले गए। इन अभिलेखों में यह भी उल्लिखित है कि दिल्ली में कुएं खुदवाए गए थे, इसलिए वस्तुतः दिल्ली का विशिष्ट वर्ग दक्षिणी राजधानी के लिए उत्तम सामाजिक तथा आर्थिक वर्ग था और सुल्तान ने केवल उसी का साग्रह स्थानांतरण किया और उसे एक नए वातावरण और नए प्रदेश में बसने पर विवश किया। उसने राजधानी स्थानांतरित नहीं की, बल्कि उसे दूसरा प्रशासनिक केंद्र बनाया। दौलताबाद पहुंचने के पूर्व मार्ग में ही अनेक व्यक्ति मर गए और दौलताबाद पहुंचकर सुल्तान ने देखा कि दक्षिण से पूरे साम्राज्य पर नियंत्रण करना कठिन था, अतः वह पुनः वापस दिल्ली लौट गए। इस क्रम में दिल्ली का वैभव एवं गौरव क्षतिग्रस्त हो गया। यद्यपि इस योजना विफल हो गई, परंतु इसके परिणाम स्वरूप भारत में आगे राजनीतिक एवं सांस्कृतिक एकीकरण की प्रक्रिया बढ़ी। सुल्तान की इस योजना के दो महत्वपूर्ण परिणाम निकले। इसका तात्कालिक परिणाम था सुल्तान की अलोकप्रियता एवं उसके विरुद्ध बढ़ता जनाक्रोश। दूसरा दूरगामी परिणाम अधिक महत्वपूर्ण था। इस योजना के परिणाम स्वरूप दक्षिण में मुस्लिम संस्कृति का विकास हुआ, जिसने अंततः बहमनी राज्य के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। मुद्रा व्यवस्था में परिवर्तन। सांकेतिक मुद्रा का चलाना। मोहम्मद बिन तुगलक की दूसरी विवादास्पद योजना जो थी सांकेतिक मुद्रा का चलाना। इन सांकेतिक मुद्राओं का चलन आरंभ करने के पूर्व उसने प्रचलित मुद्रा व्यवस्था में ही अनेक सुधार किए थे। सिक्कों को नए एवं कलात्मक ढंग से डलवाया गया। इन पर खोदी गई इबारतों अल सुल्तान जिल्ली अलाह द्वारा उसकी जनता में अपना प्रभाव स्थापित करने का प्रयास किया। दो कानी नामक नया सिक्का चलवाया गया। अन्य अनेक छोटे छोटे सिक्के एवं चांदी का 140 ग्रेन का टका या अदली भी चलाई गई। सोने के सिक्के में सोने की मात्रा 175 ग्रेन से बढ़ाकर 200 ग्रेन कर दी गई। मुद्रा व्यवस्था में सुल्तान का सबसे महत्वपूर्ण कार्य था सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन आरंभ करना। सांकेतिक मुद्रा चलाने के अनेक कारण थे। राजकोष में बहुमूल्य धातुओं सोना चांदी की कमी हो गई थी, इसलिए उसने कम मूल्य वाले धातुओं के सिक्के चलाने की योजना बनाई। इसके अतिरिक्त सांकेतिक मुद्रा जारी करने का एक कारण यह भी था कि 14वीं शताब्दी में संपूर्ण विश्व में चांदी की कमी हो गई। मोहम्मद तुगलक ने इस कठिनाई से निपटने के लिए चीन एवं ईरान में प्रचलित सांकेतिक मुद्रा के आधार पर भारत में भी सांकेतिक मुद्रा चलाई। बरनी का मानना है कि सुल्तान को अपने सैनिक अभियानों के लिए सेना गठित करने के लिए धन की जरूरत थी,
साथ ही सुल्तान की उदारता और अपव्ययता से खजाना खाली था, अतः सांकेतिक मुद्रा चलानी पड़ी। इस योजना के अनुसार सुल्तान ने कांसे के सिक्के चलवाए, जिनका मूल्य चांदी के 1 टका के बराबर होता था। 1329 से 1330 के मध्य में सुल्तान ने एक अध्यादेश द्वारा इन सिक्कों को जारी किया और सभी को इन्हें स्वीकार करने को कहा गया। सुल्तान का यह एक नया एवं क्रांतिकारी कदम था, जिसके द्वारा उसने राजकोष में चांदी को सुरक्षित रखने की व्यवस्था की, परंतु यह योजना भी असफल हो गई। इसका कारण यह था कि लोगों ने चांदी के टंकों को सुरक्षित कर लिया और कांसे के सिक्के के रूप में लगान इत्यादि चुकाने लगे। सिक्का ढलवाने के लिए राज्य पर नियंत्रण नहीं रहा और टकसाल पर नियंत्रण न होने के कारण सोने व चांदी के सिक्कों की जगह निम्न धातुओं के सिक्कों का प्रचलन तुगलक शासनकाल में बढ़ चुका था, जिसकी वजह से सिक्कों का अवमूल्यन हो गया। व्यापारियों ने इसे लेन देन के रूप में या विदेशी व्यापारियों ने भारत में इस प्रकार के व्यापार की कमी जो आई, इसका तुगलककालीन व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इससे सारी अर्थव्यवस्था ठप हो गई। इस व्यवस्था का अंतिम निर्णय जो लिया गया वह ये था कि इस नीति का सुल्तान के लिए अत्यधिक घातक सिद्ध हुई तथा बाजार से सारी सांकेतिक मुद्राओं और राजकोष को समाप्त कर दिया गया तथा नवीन सांकेतिक मुद्राओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस प्रकार के कार्यों से सरकार पर आर्थिक और अत्यधिक भार बढ़ चुका था। अकाल एवं राहत कार्य। सुल्तान मोहम्मद के समय में अनेक बार महामारी और अकाल का प्रकोप फैला। दोआब, दक्षिणी भारत एवं गुजरात में अनेक बार सूखा पड़ा। दिल्ली सहित देश के अनेक भागों में प्लेग या ब्लैक डेथ की महामारी भी फैल गई। दिल्ली में ही महामारी में इतने व्यक्ति मारे गए कि सुल्तान को दिल्ली छोड़कर कन्नौज के निकट जाकर रहना पड़ा। अकाल एवं महामारी से त्रस्त लोगों को राहत पहुंचाने के लिए अनेक उपाय किए गए तथा सूखे वाले क्षेत्रों में लगान वसूली में भी माफ़ी दी गई तथा लगान की राशि घटा दी गई और किसानों को आर्थिक सहायता दी गई। अनाज एवं पकाया हुआ खाद्य पदार्थ बांटा गया ताकि अकाल और महामारी का जो प्रभाव पड़ा वो अर्थव्यवस्था पर बहुत ही दुर्गामी पड़ा, जिसकी वजह से मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आर्थिक व्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण प्रभाव देखा गया। राजस्व नीति की अगर हम चर्चा करते हैं कि अलाउद्दीन के पश्चात मोहम्मद तुगलक ही ऐसा शासक था जिसने भू राजस्व व्यवस्था की तरफ पूरा ध्यान दिया, जिसमें मुख्य था राजस्व नीति अर्थात 2 आब के क्षेत्र में कर वृद्धि करना। उस समय राजस्व विभाग में अनेक अनियमितताएं व्याप्त थी, अतः इनको दूर करने के उपाय के लिए सूबों से प्राप्त होने वाली आय एवं व्यय का उचित ढंग से हिसाब रखने की व्यवस्था की गई तथा सूबेदारों को भी आदेश दिए गए कि वे समय पर लगान वसूली कर उसका हिसाब केंद्र को भेजें। उनके द्वारा भेजे गए कार्यों के परिणाम स्वरूप भी मोहम्मद तुगलक को राजस्व प्राप्ति में जो समस्या आ रही थी, इसके लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने लगान वसूलने वाले कर्मचारियों के कार्यों के निरीक्षण के लिए शताधिकारी नामक नए पदाधिकारियों को बहाल किया, जो
100 ग्रामों के लगान वसूलने वाले अधिकारियों के कार्यों पर नियंत्रण रखता था। सुल्तान का राजस्व संबंधी सबसे महत्वपूर्ण कार्य था 2 आब से प्राप्त होने वाली लगान की राशि में वृद्धि करना। ऐसा करने का मुख्य कारण यह था कि सुल्तान की अब तक की योजनाओं तथा खुरसान अभियान की तैयारी में बहुत धन खर्च हो चुका था और आर्थिक संकट की स्थिति आ गई थी। इसलिए सुल्तान ने यह योजना आरंभ की। 2 आब उपजाऊ क्षेत्र था। अंततः आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुल्तान ने इस क्षेत्र में कर वृद्धि की योजना बनाई तथा इसके अतिरिक्त अनेक नए कर आब वाब भी दोआब में लगाए गए तथा राजस्व अधिकारियों को आदेश दिए गए कि वे इन करों की कड़ाई से वसूली करें।